साल 2020 का आज आखिरी दिन है और ये साल बहुत तसल्ली बख्श रहा। मैं आप सबको मुबारक देना चाहता हूँ इस साल के अच्छा गुजरने की और कामना करता हूँ कि आप सबका आने वाला साल 2021 भी अच्छा हो और हमारे जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए भी आने वाला साल जो है और शांति और अमन और खुशहाली लाए। 2020 की हाइलाइट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। डीडीसी और बचे हुए बीडीसी और यूएलबीज़ के जो चुनाव थे अपने आप में एक बहुत बड़ी मेगा एक्सरसाइज थी जो बिल्कुल स्मूथ और पीसफुल गुजरी और ये लार्जेस्ट एवर कंडक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर जो हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती की तरह था। उस हालात में जबकि पाकिस्तान एक बार नहीं बल्कि बार बार ये अटेम्प्ट करता रहा कि इस चुनाव को डिस्टर्ब किया जाए। नगरोटा में पाकिस्तान से दाखिल होकर के इस तरफ आया हुआ आतंकी दस्ता जो मारा गया आपको याद है। उसके बाद पुंछ के रास्ते से पुशाना में जो दस्ता भेजा गया वो मारा गया। कश्मीर के अंदर लगभग आधा दर्जन ग्रेनेड जगह जगह पर फेंके गए। लकली जिसमें कोई नुकसान सिविलियन का या फोर्सेस का नहीं हुआ, बट अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन के बाद गांदरबल में जो ग्रेनेड फेंका गया उसमें सीआरपी के 2 बहादुर ऑफिशियल हमारे जो है वो शहीद हुए। इस एक्सरसाइज के अलावा मैं जो ओवरऑल साल के अंदर काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन रहे उनका डाटा आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कुल मिलाकर के 100 से ज़्यादा कामयाब ऑपरेशन जम्मू और कश्मीर दोनों खित्तों में हुए। 90 के करीब ऑपरेशन कश्मीर में और 13 ऑपरेशन जम्मू की तरफ हुए। 225 दहशतगर्द इसमें मारे गए जिसमें 207 कश्मीर में और 18 दहशतगर्द जम्मू के एरिया में मारे गए। इन दहशतगर्दों में 46 टॉप कमांडर्स थे जो हर तंजीम को अगर ए प्लस और A++ कैटेगरी लेके चलें तो वो शामिल हैं। और आज सूरत हाल ये है कि हर तंजीम का टॉप कमांडर मारा जा चुका है और जो इक्का दुक्का बचे हैं उनके लिए कोशिशें जारी हैं कि वो भी लोगों की जान माल के साथ खेलना बंद करें, लोगों की जान लेना बंद करें। इसके साथ साथ जो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस के अलावा जो पुलिस का एक अहम हिस्सा जो मिलिटेंसी को ज़िंदा रखने के लिए, मिलिटेंसी को चलाने के लिए जो उनके टूल्स हैं उनको टारगेट करना, इसमें उनके कोरियर्स, अलग अलग मॉड्यूल्स में काम करने वाले लोग जो ग्रेनेड फेंकने का काम करते हैं, हथियार एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं, पोस्टरबाजी जो जगह जगह पर धमकियां देने के लिए पोस्टर लगाते हैं उस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं, मैसेंजर का काम करते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट इनको पहुँचाते हैं। 635 ऐसे जो OGW और टेररिस्ट एसोसिएट हैं उनको पकड़ा गया जिसमें से 56 लोग ऐसे हैं जिनको PSA में बुक किया गया। 426 वेपन इन पूरे ऑपरेशन के दौरान अलग अलग किस्म के पकड़े गए। इसके अलावा जो अम्यूनिशन और एक्सप्लोजिव मटेरियल जो पाकिस्तान की तरफ से भेजा गया इन वेपन्स के अलावा उसकी तादाद बहुत बड़ी है, बड़ी मकदार में वो सामान भी पकड़ा गया। अगर टेररिज्म के बाद कोई दूसरी चैलेंज का जिक्र करें तो वो नार्को टेररिज्म की जो चैलेंज है वो सामने उभर के आ रही है। 2 वजह है इसकी, एक तो मिलिटेंसी को जिंदा रखने में नार्को ट्रेड का हिस्सा है और दूसरा जो हमारा यूथ है उसकी बर्बादी की वजह पाकिस्तान बन रहा है नार्को ट्रेड के ज़रिए से। तो मैं ये समझता हूँ कि दोनों ही फ्रंट्स के ऊपर इस चुनौती को आड़े हाथों लेना बहुत ज़रूरी है। कल जो लावेपुरा में एक एनकाउंटर हुआ है उसमें जो उनके घर वाले हैं उन्होंने कुछ खदशात दिखाए, क्या उसके लिए कोई प्रीलिमिनरी इंक्वायरी पुलिस करने वाली है? कल के ऑपरेशन का जो आपने जिक्र किया उसमें बहुत बार माँ बाप को पता नहीं होता है कि बच्चा घर से निकला है तो क्या जो कह के गया है उसी जगह पे है या किसी और जगह पे है। अगर कहीं गोलीबारी चल रही है और आप जिक्र कर रहे हैं कि बच्चा यूनिवर्सिटी में है या यूनिवर्सिटी में फॉर्म भरने गया है तो उसका उस जगह पे होने का क्या तुक बनती है जहाँ पर एनकाउंटर चल रहा है।
मैंने कल जीओसी का इंटरव्यू भी सुना जिसमें उन्होंने जिक्र किया किस तरीके से कार्रवाई सारी की सारी हुई। हम लोग फिर भी जो उसके माँ बाप ने एक बच्चे के कहा है उसको देख लेंगे, अगर उसमें कोई सदाकत हुई तो उसके मुताबिक कार्रवाई करेंगे। मगर मेरे जो इनिशियल इम्प्रेशन इस ऑपरेशन को लेके मैं समझता हूँ कि ऑपरेशन ठीक तरीके से हुआ है। बाकी अगर कुछ चीज़ सामने आएगी तो उसको ज़रूर हम लोग अच्छे से देखेंगे। टेररिस्ट रैंक्स में जो रिक्रूटमेंट हुई 18 के मुकाबले में तो बहुत कम, मगर 19 के मुकाबले में थोड़ी सी उसमें बढ़ोतरी हुई। मगर पॉजिटिव साइड ये रही है कि उसमें से 70% लोग या तो ज्वाइन करने के बाद मारे गए या गिरफ्तार किए गए। हमारी कोशिश रही कि जो नए लड़के मिलिटेंट्स की सफ़ों में शामिल हो रहे हैं उनको डिसुएड किया जाए गलत रास्ते से। बहुत सारे लोगों को हम लोग वापस लाने में कामयाब हुए। उनके माँ बाप का भी बहुत बड़ा हाथ इसमें रहा। इसमें 46 ऐसे लोग हैं जिनको हम लोग गिरफ़्तार किए जो आतंकी बन चुके थे, मगर उनको हमने गिरफ़्तार किया। और 76 ऐसे लोग हैं जो ज्वाइन करने के बाद मारे गए। इसके माने ये हैं कि जो टेररिस्ट की शेल्फ़ लाइफ है वो पहले के मुकाबले में बहुत कम हुई है। ये कहीं भी 3 दिन से लेके 3 महीने ज़्यादातर रही। जो ज्वाइन किया नया ज़्यादातर 3 दिन से लेके 3 महीने के अंदर ही न्यूट्रलाइज हो गया या फिर पकड़ा गया। सीज़ फायर की वायलेशंस का अगर जिक्र करें तो बहुत बढ़ोतरी हुई है। पाकिस्तान ने सीज़ फायर वायलेशंस को एक हथकंडे की तरह इस्तेमाल किया। जब जब सीज़ फायर वायलेशंस बढ़ी उसके बीच में इन्फिल्ट्रेशन बढ़ाने की कोशिश करी, मगर उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। और उसके चलते मुझे खुशी होती है बताते हुए कि जो इन्फिल्ट्रेशन इस साल हुई वो पिछले 3-4 सालों में सबसे कम है। इन्फिल्ट्रेशन बहुत सारी अटेम्प्ट्स के बावजूद भी पाकिस्तान बढ़ा नहीं सका और इसीलिए लोकल रिक्रूटमेंट के ऊपर ज़्यादा जोर दिया। और जो लोकल रिक्रूट बना रहे थे उनके लिए हथियार भेजने के नए तरीके पाकिस्तान ने ईजाद किए, जिसमें ड्रोन के ज़रिए से वेपन भेजने की कार्रवाई, ड्रोन के ज़रिए से एक्सप्लोजिव मटीरियल भेजने की कार्रवाई और 1-2 केसेस में ड्रोन के ज़रिए से कैश भेजने की कार्रवाई भी उनकी तरफ से करी गई। मगर मुझे खुशी है ये कहते हुए कि उनके ज़्यादातर अटैम्प्ट हम लोगों ने फॉइल किए। कुछ एक जगहों पे तो नारकोटिक्स को भी ड्रोन्स के ज़रिए फेंका गया। तो ये नार्को टेररिज्म की एक नई शेड जो पाकिस्तान ने तैयार करी है उसका भी काफ़ी अच्छे तरीके से जहाँ पर जो कार्रवाई हुई उसको काउंटर करने में मैं सराहना करता हूँ पुलिस की और फोर्सेस की, जिन्होंने मिलकर के इस फ्रंट के ऊपर बहुत अच्छा काम किया। कश्मीर के अंदर श्रीनगर में बटमालू में ऑपरेशन में एक औरत की जान गई थी क्रॉस फायर के दौरान। उसके अलावा तमाम तर ऑपरेशन बिल्कुल साफ़ रहे और बहुत ही अच्छी बात जो पहले नहीं थी वो देखने को मिली कि ऑपरेशंस के दौरान लोगों का कॉन्फिडेंस फोर्सेस के ऊपर, पुलिस के ऊपर बढ़ा है। ये पहली बार हुआ है कि इस साल 12 दहशतगर्द चलते हुए ऑपरेशन के दौरान हमारे सामने सरेंडर हुए हैं। ये सिलसिला हमारा आने वाले टाइम में भी जारी रहेगा कि कोई भी शख्स, अगर कल भी उस बच्चे ने एक ने कोशिश करी, कल जो लावेपुरा में इनकाउंटर चलता रहा मगर उसके ऊपर उसी के साथियों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। कल मैं जीओसी का इंटरव्यू देख रहा था जो उन्होंने किसी चैनल को दिया, फिर उसको दौड़ करके वापस जाना पड़ा और अंत वो भी उसी ऑपरेशन में मारा गया। वरना कल भी एक बच्चे ने उसमें कोशिश करी कि वो सरेंडर करे। तो ये ऑपरेशन और लॉ एंड ऑर्डर के फ्रंट के ऊपर बहुत बड़ी कामयाबी की बात है साल 2020 में कि किसी भी तरह का कोलेटरल डैमेज और किसी की जान इसमें जाया नहीं हुई। ड्रग्स की एक और बड़ी चुनौती दहशतगर्दी के साथ साथ पैदा हुई। जैसा मैंने कहा कि ड्रग्स का जो सिलसिला है पाकिस्तान मिलिटेंसी को फंड करने के लिए, मिलिटेंसी को चलाने के लिए इस्तेमाल करता रहा। ड्रग्स का सिलसिला उन आकाओं के लिए जो मिलिटेंसी की सरपरस्ती करते हैं उनको पैसा पहुंचाने के लिए किया गया। नार्को टेररिज्म के केसेस बहुत सारे हमारे सामने आए, आधा दर्जन के करीब बहुत बड़े केसेस जहां पर नार्को टेररिज्म के पकड़े गए। इसमें सबसे बड़ी कैच अरनिया के सेक्टर में 62 किलो के करीब हीरोइन की थी। कश्मीर में 12 किलो के करीब एक ही जगह ये जो हीरोइन पकड़ी गई हंदवाड़ा में, उसके बाद बडगाम में रिकवरी हुई, कुपवाड़ा में रिकवरी हुई, जम्मू में अलग अलग जगहों पर रिकवरी हुई, पुंछ में रिकवरी हुई। इस तरह की जो
इसकी ड्राइव हमारी रही, जो नारकोटिक्स ट्रेड जो पाकिस्तान की तरफ से चल रहा है उसमें बहुत बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। 1132 केसेस हमने नारकोटिक्स के रजिस्टर किए और 1672 इसमें गिरफ्तारियां करी। 35 PSA भी इस खाते में जो हैं वो लगाए गए। और जो रिकवरीज़ की अगर बात करें तो 152 क्विंटल हीरोइन इस साल के दौरान जो है वो पकड़ी गई। 222 क्विंटल जो है ओपीएम पॉपी डेरिवेटिव्स जो है इस साल पकड़े गए। 563 क्विंटल चरस और गांजा जो इस साल पकड़ा गया। 3 लाख से ज़्यादा कैप्सूल नशे वाले पकड़े गए। 57,000 इंटॉक्सिकेटिंग बोतल्स पकड़ी गई। और इसके अलावा जो इंटॉक्सिकेटिंग इंजेक्शंस और बाकी चीज़ें जो इस्तेमाल होती हैं उसकी तादाद भी काफ़ी बड़ी है। मुझे इस बात की खुशी है कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया और जितने भी नार्को ट्रेड के, नार्को टेररिज्म के केसेस थे, बहुत सारे केसेस वर्कआउट किए, बहुत सारे केसेस चलान भी किए गए और बहुत सारे केसेस में जम्मू कश्मीर से बाहर जा कर के भी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई ताकि पूरी चेन, सप्लाई चेन इनकी जो है उसको क्रश किया जा सके। इसके साथ साथ जो महिलाओं के ख़िलाफ़ क्राइम और बच्चों के ख़िलाफ़ जो क्राइम है उसके ऊपर ख़ास हम लोगों ने कोशिश की कि उनको ज़्यादा प्रायोरिटी पे अटेंड किया जाए। महिलाओं के लिए स्पेशल जो सेंटर्स खोलने की प्रक्रिया है उसको अमल में लाया गया। इस बार 8 थाने हमने सिर्फ वुमेन पुलिस स्टेशन जो हैं वो जम्मू कश्मीर के अंदर वो स्टार्ट किए हैं। इसके अलावा कुछ थाने अभी और शुरू करने वाले हैं। 1 स्टॉप सेंटर की कार्रवाई भी इस वक्त अमल में लाने की कोशिश की जा रही है, जिस पे किसी भी तरह का अगर क्राइम महिला के ख़िलाफ़ होता है तो सेंटर के ऊपर उनको पुलिस की, हेल्थ की, सोशल वेलफेयर की हर तरह की सपोर्ट जो है वो एक पॉइंट पे मिलेगी। नई कामयाबी जो इस साल के दौरान रही, ANTF एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स कंस्टिट्यूट करी क्राइम ब्रांच के अंदर, जो नारकोटिक्स के बड़े केसेस की तफ्तीश करने के लिए और नारकोटिक्स के ट्रेड के ऊपर नज़र रखने के लिए काम करेगी। उन्होंने साल के दौरान काफ़ी अच्छा काम किया। साइबर फोरेंसिक्स के एरिया में क्राइम ब्रांच की तरफ से हम लोग साइबर एक्सीलेंस का सेंटर बनाने जा रहे हैं। इस वक्त उसके लिए कोई अच्छी जगह हमारे पास अवेलेबल नहीं थी, जिसके चलते हम लोगों ने पुलिस एकेडमी के अंदर अभी साइबर फोरेंसिक्स की लैब जो है सेटअप कर दी है। साइबर फोरेंसिक लैब जो अभी बनी है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्राइम ब्रांच के अंदर जो बनाना है उसके लिए कार्रवाइयाँ जारी हैं। हम लोग इस एरिया में बहुत सारे जो स्टेट पुलिस फोर्सेस हमसे पहले टेक्नोलॉजी से परिचित थी उनके बराबर तो नहीं है, मगर हम लोग इस एरिया में बड़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप करने के लिए हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पहले ही रिक्वायर्ड फंडिंग हो चुकी है। अब सिर्फ हम देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में हम कितना जल्द उस सेंटर को सेटअप कर सकते हैं। हमारा ह्यूमन रिसोर्स जो इन केसेस की तफ्तीश करने के लिए जिनकी ज़रूरत होती है वो अवेलेबल बहुत कम तादाद में था, उसको और ज़्यादा ट्रेन किया जा रहा है। इस वक्त 25-30 के करीब लोग ऐसे हमारे एकेडमी में ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं जिस ट्रेनिंग को IG क्राइम खुद सुपरवाइज़ कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले टाइम में ह्यूमन रिसोर्स भी हमारा बढ़ रहा है और टेक्नोलॉजिकल गैजेटरी जिसकी ज़रूरत है उसके लिए फंडिंग हो चुकी है, वो भी हम बढ़ाने वाले हैं। साइबर पुलिस का थाना एक जो जम्मू का खुलने वाला है, जल्द ही साइबर का थाना जहाँ पर बन जाएगा। इनका क्राइम ब्रांच का भी साइबर पुलिस स्टेशन जो सैंक्शन हो चुका है। अब सिर्फ हम देख रहे हैं कि उसके लिए सूटेबल जगह और उसको सेटअप करना, सिर्फ कागजी ऑर्डर के साथ सारी कार्रवाई नहीं हो जाती है, उसके फॉलोअप में टाइम लगता है। तो हम लोग उस पर लगे हैं कि हम जल्द ही ये जो साइबर पुलिस स्टेशन है उनको पूरी तरीके से वो मुकम्मल तरीके से उनको फंक्शनल कर सकें। हमारा विंग है ACB जो हाल ही में जिसको एंटी करप्शन ब्यूरो कहते हैं, पहले आप उसको विजिलेंस डिपार्टमेंट कहते थे, उनका दायरा कार खुला है, इंडिपेंडेंट है, ऑटोनमस है, किस तरह की कोई बंदिश नहीं है। इस साल के दौरान लगभग आधा दर्जन पुलिस के लोग ऐसे होंगे जिनके खिलाफ़ टाइम टू टाइम ACB की तरफ से कार्रवाइयाँ हुई और उसमें हर तरह का समर्थन पुलिस हेडक्वार्टर की तरफ से दिया जाता है। उसके अलावा अगर कोई इंटरनल कंप्लेंट्स आती हैं, कंप्लेंट्स के रिड्रेसल का मैकेनिज़्म पुलिस का है, उसके मुताबिक पुलिस के अंदर से भी डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज़ इनिशिएट होती हैं और उसके मुताबिक जो कार्रवाई बनती है की जाती है। और जहां जायज़ पाया जाए कि दरख्वास्त दुरुस्त है,
अगर हमें क्राइम ब्रांच को भी केस ट्रांसफ़र करना पड़े तो हम लोग करते हैं, उसमें कोई गुरेज नहीं है। बाकी सीनियर अफसर्स क्या करते हैं और अगर कोई गलत करते हैं उसके लिए क्या कार्रवाइयाँ होती हैं, वो अपना एक सरकार का, डिपार्टमेंट का, एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ का सिलसिला है, उस पर कार्रवाइयाँ चल रही हैं। उसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, मगर इतना है कि अगर कोई डिसिप्लिन को वायलेट करके गलत करता है तो वो अननोटिस किसी सूरत में नहीं जाएगा, उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। To Hizbul Mujahideen commander, because they wanted favor during Lok Sabha elections. You don't think that this is really very disturbing? Mainstream political party leaders hobnobbing with terrorists, and in this case it was about Wahid Para opinion. I would only be able to say that it is disturbing, but beyond that only NIA can make a comment. So what, you think that there should be proper investigation, it can't be one man, it should go beyond Wahid Para? Certainly yes. One last question. We have seen that there had been of late many surrenders, which you said 12 in number, and it's a very healthy trend that you are giving a second chance to people to live. Of late we have seen again, certain people have started crying foul. You think that this seems to be a strategy somewhere Pakistan is perturbed? They are once again trying to run that false narrative so that they can again demonize police force because they had been able to win confidence and trust of the people in Kashmir. Crying foul over this has been part of strategy from Pakistan. I'm sure you would have access to some of their tweets and all. Those tweets are positively indicating that Pakistan is behind this kind of narrative that these surrenders are not genuine surrenders, and then the encounters are not genuine encounters. They've been trying this. They have some elements working on their behalf within Jammu Kashmir also, who are under our surveillance. We will definitely take strong action against them, and we will not allow this kind of false propaganda to take place.